डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज का ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं SCERT EVS की, जिसमें हम 3rd, 4th, 5th तीनों क्लास की SCERT को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप रिवीजन चाहते हैं या फिर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो आप इस एक वीडियो में तीनों क्लास की EVS को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक बार इसे अच्छे से सुन लीजिए, इसके बाद जो इसकी PDF है इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आपकी ये जो EVS है ये पूरी तरह तैयार हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास 3rd से। तो देखिए, क्लास 3rd में सबसे पहले पक्षियों के चोंच के बारे में बताया गया है कि जो भिन्न भिन्न पक्षी होते हैं तो उनकी भिन्न भिन्न तरह की चोंचें होती हैं। तो सबसे पहले जो तोते की घुमावदार चोंच होती है वो उसको मिर्च कुतरने में मदद करती है। इसके बाद जो कबूतर और गौरैया की जो छोटी और मजबूत चोंच होती है वो उन्हें अनाज चुगने में मदद करती है। इसके बाद बाज और चील गिद्ध की हुक्की जैसी जो चोंच होती है वो उनको मांस खाने में मदद करती है। इसके बाद जो मिट्टी और कीचड़ से कीड़े खाने वाली चोंच होती है वो आपकी लंबी, पतली और नुकीली होती है। इसके बाद जो मछली पकड़ने वाले जैसे सारस और बगुला होते हैं, इनकी चोंच लंबी होती है, पतली होती है और सुई जैसी होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बताया गया है तरह तरह के घोंसलों के बारे में, पक्षियों के घोंसलों के बारे में। तो सबसे पहले जो कलचिड़ी है जिसे हम इंडियन रॉबिन बोलते हैं, तो वो अपना घोंसला पत्थरों के बीच बनाता है और मुलायम घोंसला बनाता है। उसका घोंसला जो होता है वो टहनी, रुई, ऊन, बाल से बना हुआ होता है। फाख्ता पक्षी मतलब डव जो अपना घोंसला है वो कैक्टस के कांटों के बीच या फिर जो मेहंदी की मेड़ होती हैं मतलब कांटेदार चीज़ों में वो अपना घोंसला बनाता है। गौरैया और कबूतर, तो गौरैया आपने देखा होगा घरों के आसपास ही क्या है अपना घोंसला बना लेती है, और जो कबूतर होता है वो पुराने घरों में या फिर खंडरों में क्या है अपना घोंसला बनाते हैं। दर्जन चिड़िया जिसे हम टेलर बर्ड बोलते हैं वो पत्तों में छेद कर कर उनको सिलकर क्या है अपना घोंसला बनाती है। शक्करखोरा, तो देखिए शक्करखोरा जो है जिसे हम सनबर्ड बोलते हैं वो पेड़ की झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, जो कि रुई, सूखे पत्ते, कपड़े और चीथड़ों से बनाता है। वीवर पक्षी में क्या है घोंसला नर बनाता है और जो मादा होती है वो अपने अंडे देने के लिए एक घोंसले को चुनती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन की प्रक्रिया होती है, मतलब छानने की प्रणाली पाई जाती है, जैसे कि बतख और फ्लेमिंगो। तो इनमें क्या होता है, कुछ ऐसे बर्ड हैं जैसे कि बतख हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, इनकी चोंच के अंदर एक निस्पंदन प्रक्रिया होती है। मतलब ये क्या है, जब भोजन लेते हैं पानी से तो खाते समय उसमें से गंदगी को अलग कर देते हैं और भोजन खा लेते हैं। इसके बाद अब पत्तों की बात की गई है, तरह तरह के यहाँ पे पत्ते बताए गए हैं। तो नोक वाले पत्ते पीपल के होते हैं, गोल पत्ते बरगद के होते हैं। बरगद के जो तना होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। जो शाखाएं होती हैं जो शाखाएं होती हैं उनसे जड़ें निकली हुई होती हैं, जो कि पेड़ को सहारा देने का कार्य करती हैं। इसके बाद भोजन की बात की गई है कि जगह जगह का कहाँ का कौन सा भोजन प्रसिद्ध है। सबसे पहले सत्तू क्या है मकर संक्रांति पर खाया जाता है और सत्तू बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद दही चूड़ा मिथिला में प्रसिद्ध है। लिट्टी चोखा भोजपुर में प्रसिद्ध है, भोजपुर बिहार में। मड़ुआ की रोटी, तो मड़ुआ की रोटी आपके ज्योतिया एक पर्व होता है उस पर बनाई जाती है बिहार में। इसके बाद ब्रेल लिपि की बात की गई है। तो ब्रेल लिपि क्या है, जो लोग देख नहीं सकते यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो जो लोग देख नहीं सकते ये उनके लिए होती है और ये 6 बिंदुओं पे आधारित होती हैं। ठीक है, और इसका जो विकास है वो लुई ब्रेल ने किया था। ठीक है, और ब्रेल दिवस आपका 4 जनवरी को बनाया जाता है। पृथ्वी दिवस अगर पूछा जाता है तो ये 22 अप्रैल को बनाया जाता है। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को बनाया जाता है और जल दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है। इसके बाद अगर आपसे नेशनल वाटर डे पूछा जाता है तो वो 14 अप्रैल को बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, खिलाड़ियों की बात है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 12 होते हैं, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, खो खो में 12 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं। इसके बाद घरों के प्रकार की बात की गई है कि अलग अलग जगह पे किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो राजस्थान में क्या है, मिट्टी के घर होते हैं, जो छतें होती हैं उस पर कटीली झाड़ियाँ होती हैं और दीवारों पर चित्र होते हैं।
मनाली में पत्थर व लकड़ी के घर होते हैं, ठीक है। छतें क्या हैं, थोड़ी स्लैंटिंग वे में होती हैं, ढालू के फॉर्म में होती हैं। असम में क्या है, ज़मीन से 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पे या 10-12 फीट की ऊंचाई पे घर बने होते हैं। ऊंचे बांस के खंभों पर लकड़ी के घर बने हुए होते हैं। कश्मीर में क्या है, हाउस बोट, डोंगा हाउस ये होते हैं, ठीक है। लेह लद्दाख में जो घर हैं वो पत्थर और लकड़ी के 2 मंजिल होते हैं, ठीक है, पत्थर के बने हुए होते हैं। और जो नीचे का जो निचली मंजिल है वहाँ पे क्या है, जानवर रहते हैं और इसमें खिड़की नहीं होती, ठीक है। इसके बाद अगला है वर्ल्ड टोबैको डे कब होता है, तो ये 31 मई को होता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को होता है। योगा डे 21 जून को होता है। और वर्ल्ड अर्थ डे कब होता है, तो ये 22 अप्रैल को होता है। इसके बाद हमारी 3rd क्लास की जो ईवीएस है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4 की ईवीएस को। इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास 4 एंड क्लास 5th की ईवीएस को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि क्लास 3rd की थोड़ी छोटी सी ईवीएस है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं फूलों के बारे में। तो फूलों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो रात में खिलने वाले फूल कौन कौन से हैं, तो रात की रानी, चंपा, रजनीगंधा, हरश्रृंगार, जूही, धतूरा, पारिजात और चमेली, ठीक है। दिन में खिलने वाले फूल डहेलिया, कमल, मॉर्निंग ग्लोरी, और ये कमल दोबारा लग गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 12 मासी फूल, जो 12 मास खिलते हैं, वो हैं गुड़हल, चमेली आदि। अब यहाँ पे कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताया गया है कि कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से जानवर अंडे देते हैं। तो जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर की ओर होते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे देते हैं, जैसे चमगादड़। और मनुष्य भी क्या है, इसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि हमारे भी शरीर के जो बाल हैं वो बाहर होते हैं और कान भी हमारे बाहर होते हैं। शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर होते हैं। लेकिन जिनके नहीं होते, मतलब जिनके शरीर पे बाल नहीं होते और कान भी क्या है, बाहर नहीं होते, सिर्फ एक छिद्र मौजूद होता है, तो वो अंडे देते हैं, जैसे मगर, कछुआ, छिपकली, ठीक है। इसके बाद कानों के बारे में बात की गई है। तो पत्ते जैसे कान किसके होते हैं, खरगोश के। सिर के ऊपर कान किसके होते हैं, चूहे के। और छोटे छेद वाले कान किसके होते हैं, छिपकली और मगरमच्छ के। इसके बाद दांतों के बारे में बात की गई है। तो दांतों के प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। तो 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, जिन्हें हम इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर बोलते हैं। कृंतक हमारे 8 होते हैं, रदनक हमारे 4 होते हैं, अग्रचवर्णक 8 होते हैं और चवर्णक 12 होते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर आपसे डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है एडल्ट का, तो एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 21/2123, मतलब कि 16 दांत। ये कितने होगा, 2 + 1 3 4 5 6 7 8 हो गए। दोनों साइड होते हैं, तो 16 नीचे और 16 ऊपर। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, एडल्ट के अंदर 32 टीथ हो जाएंगे, ठीक है, 32 टीथ हो जाएंगे। इसके बाद अगर चाइल्ड में पूछे जाते हैं, तो चाइल्ड का होता है 2102, ठीक है, 2102। तो ये क्या हो जाएंगे, 20 टीथ हो जाएंगे। 5 ऊपर 5 नीचे। जब 5 को हम डबल साइड डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 10 10 10 और 10 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे डेंटल फॉर्मूला अडल्ट का पूछा जाता है तो 2123 एंड डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड पूछा जाता है तो 2102। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि शेर, घोड़ा और मनुष्य, जिनके दांत एक बार गिरते हैं और फिर नए आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन सांप और मगरमच्छ के कई बार दांत बदलते हैं। देखिए, मनुष्य जो होता है उसके दो बार दांत आते हैं, एक बार मिल्क टीथ और एक बार परमानेंट टीथ, ठीक है। लेकिन सांप और मगरमच्छ के कई बार दांत आते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ, पटना साहिब में। यहाँ एक गुरुद्वारा है जो कि तख्त हरमंदिर साहिब कहलाता है। तो पटना साहिब में क्या है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये 10वें सिखों के गुरु थे और यहाँ पे एक गुरुद्वारा है जिसे तख्त हरमंदिर साहिब कहा जाता है। अब राजस्थान में खेजड़ी गांव है। यहाँ पे खेजड़ी पेड़ है जिसकी फलियों की सब्जी बनती है, छाल दवा के काम आती है। लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। इस पेड़ को कम पानी चाहिए और जानवर इसके पत्ते खाते हैं। तो खेजड़ली गांव में, यहाँ पे खेजड़ली गांव है ये, तो यहाँ पे एक खेजड़ी का पेड़ है जिसे क्या है, पानी बहुत कम चाहिए और इस जो पेड़ है इसकी लकड़ी पे कभी कीड़े नहीं लगते, जानवर इसके पत्ते खाते हैं। इसके जो फलियाँ होती हैं इस पेड़ की, उसकी सब्जियाँ बनती हैं और जो छाल होती है वो दवा के काम आती है।
अब बात कर लेते हैं जड़ की। तो जड़ का काम क्या है, यह पेड़ के लिए भोजन का भंडार घर है। ये क्या है, आपके मिनरल और वाटर को अवशोषित करने में हेल्प करती है और पेड़ों का आधार है, मतलब पेड़ को ज़मीन से जोड़े रखती है। इसके बाद यहाँ पे रेगिस्तानी ओक की बात की गई है। तो देखिए रेगिस्तानी ओक की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कमरे की दीवार के बराबर की इसकी ऊंचाई रहती है। पत्तियाँ इस पर बहुत कम होती हैं। जड़ें इसकी बहुत गहरी होती हैं। 30 गुना इसकी जड़ें ज़मीन में जड़ें तब तक बढ़ती हैं जब तक पानी इनमें ना पहुंच जाए। तो जितनी इसकी जड़ें नीचे होती हैं, मतलब जितना ये ऊपर पेड़ होता है उतनी ही इसकी गहरी क्या है, जड़ें नीचे तक होती हैं। करीबन जड़ें क्या है 30 गुना इसकी नीचे होती हैं। जितना पेड़ ऊपर है उसके 30 गुना नीचे इसकी जड़ें होती हैं। और जड़ें जब तक बढ़ती रहती हैं जब तक ये पानी तक ना पहुंच जाएं, ठीक है। और जो इसके यहाँ के लोग हैं वो क्या है, यहाँ के लोग पाइप डालकर पानी इसका निकालते हैं। अब यहाँ पे कुछ त्योहारों की बात की गई है। तो देखिए कोलकाता में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो पोष संक्रांति मनाई जाती है। गुजरात में उत्तरायण मनाया जाता है। छठ पर्व बिहार में कार्तिक मास में मनाया जाता है। सूर्य देवता की पूजा होती है और ठेकुआ बनता है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है, ठीक है। अब देखिए फसल बोने से पहले हमको क्या क्या करना है, ये इसके कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहले हम जुताई करेंगे, बुवाई करेंगे, निराई करेंगे, गुड़ाई करेंगे और फिर उसको पानी देंगे समय समय पर। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हैं, जब वो निहारे गुड़ पीकर, मतलब जब ज से जुताई, ब से बुवाई, नी से निराई, गुड़ मतलब गुड़ाई और पीकर मतलब पानी देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है धान और प्याज मिर्च बोने से पहले बिचड़ा तैयार करते हैं। तैयार बिचड़े को उखाड़कर फिर खेत में बराबर दूरी पर रोपते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बताया गया है कि हम खेती कैसे करेंगे, हमको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो जब हम धान, प्याज और मिर्च को अगर हमको बोना है उससे पहले यहाँ पे एक बिचड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है। इस बिचड़े को क्या है, जो तैयार बिचड़ा है उसको उखाड़ कर फिर क्या है खेत में बराबर दूरी पर रोप देते हैं, ठीक है। गेहूं, मक्का, सरसों आदि का बीज सीधा खेत में लगाते हैं। तो गेहूं, मक्का, सरसों के लिए तो हम सीधा बीज को लगा देते हैं, लेकिन धान, प्याज और मिर्च को बोने से पहले हम बिचड़ा तैयार करते हैं। अब आपको 4 दिशाएं बताई गई हैं। दिशाओं से क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए ये आपको याद रखना है। इस साइड नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट एंड साउथ किधर होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए मधुमक्खी के बारे में बताया गया है। तो मधुमक्खी की क्या क्या बातें बताई गई हैं। सबसे पहले मधुमक्खी 3 प्रकार की होती हैं, बड़ी, मध्यम और छोटी, ठीक है। जो बड़ी होती है वो रानी मधुमक्खी होती है और वो अंडा देती है। मध्यम जो होती हैं वो नर मधुमक्खियाँ होती हैं और जो छोटी होती हैं वो श्रमिक मादा मधुमक्खियाँ होती हैं। अब जो रानी मधुमक्खी है वो क्या है, अंडे देती है। मादा श्रमिक फूलों के रस का पत्ता चलने पर विशेष प्रकार का नाच कर दूसरी मधुमक्खियों को बुलाती हैं और इन्हीं के पेट से मोम निकलता है। तो देखिए जो श्रमिक जो मादाएं हैं वो क्या है, जैसे उन्हें फूलों के रस का पता चलता है तो वो एक विशेष प्रकार का डांस करके दूसरी मधुमक्खियों को बुलाती हैं और क्या है, इन्हीं श्रमिक मादा मधुमक्खियों के पेट से क्या है हमको मोम मिलता है, ठीक है। शहद को यह पेट में जमा कर लेती हैं। जो मधुमक्खियाँ हैं वो क्या है, शहद को पेट में जमा कर लेती हैं और क्या है, जो इनके पेट में एक एंजाइम मिलती है जिसका नाम है इन्वर्टेज। ये आपकी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इन्वर्टेज जो क्या है ये शहद के अंदर मिलाती हैं, फिर ये सक्रोज को, जो शहद के अंदर सक्रोज है उसको तोड़ता है और उसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। ये आपकी बुक में नहीं दिया है, ये एक्स्ट्रा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी एंजाइम मधुमक्खियों के अंदर पाई जाती है तो वो इन्वर्टेज एंजाइम है जो कि क्या है, शहद के सक्रोज को तोड़ती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए ये डिफरेंट जगहें बताई गई हैं कि कहाँ कहाँ पर हैं, पूछी गई हैं बुक में। तो हावड़ा ब्रिज आपका कोलकाता में है। महात्मा गांधी सेतु पुल पटना के गंगा नदी पर है। रज्जा मार्ग राजगीर में है। चिरैया टॉड ओवर ब्रिज पटना में है। जोन्हा का जलप्रपात, कांके का पागलखाना और नेतरहाट आपका रांची में है, ठीक है। ककोलत झरना नवादा बिहार में है। ब्रह्मकुंड राजगीर में है। गर्म जल के छोटे झरने भी आपके राजगीर में हैं। इसके बाद इग्लू के बारे में बताया गया है। तो देखिए इग्लू क्या है, एक बर्फ़ से बना घर होता है जो कि गुंबद के इस प्रकार के आकार का
होता है, गुंबद के आकार का होता है। और इसके अंदर क्या है, हमको ठंड नहीं लगती क्योंकि ये क्या है, गर्मी को ट्रैप कर लेता है अंदर। इसके बाद अशोक चक्र के बारे में बातें बताई गई हैं। तो ये भारत का राष्ट्र चिन्ह है। सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा ये बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। इसके अंदर 4 शेर हैं और इस पर लिखा हुआ क्या है, तो सत्यमेव जयते। इसके बाद तिरंगे की बातें बताई गई हैं। तो देखिए तिरंगे के अंदर हमारे कितने रंग पाए जाते हैं, 3 रंग पाए जाते हैं और एक चक्र पाया जाता है। अब वो किस लाइन में पाए जाते हैं, आप ये लाइन याद रखिएगा। सबसे पहले होता है केसरिया, फिर सफ़ेद और फिर हरा। तो इस पोजीशन में है ये। तो केसरिया रंग हमारा साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सत्य व शांति का प्रतीक है और हरा खुशहाली व समृद्धि का प्रतीक है। एवं जो चक्र है वो नीले रंग का होता है और देश की प्रगति और परिवर्तन का प्रतीक है। इसके बाद राष्ट्रगान किसने लिखा है, राष्ट्रगीत किसने लिखा है, ये सारी बातें हैं। तो राष्ट्रगान आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्र खेल हॉकी है। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है जो कि है वंदे मातरम। राष्ट्रीय जल जीव आपका इंडियन डॉल्फिन है और राष्ट्र पशु है बाघ, ठीक है, और राष्ट्र पक्षी है मोर। इसके बाद यहाँ पे भरतश्री की है कहानी, एक जो भरतश्री नामक एक व्यक्ति हैं उनकी एक कहानी बताई गई है। तो आप देख लीजिए भरतश्री के बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये रामपुर शाहाबाद के रहने वाले थे। बचपन में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इंटर मैट्रिक व विज्ञान से इन्होंने पीएचडी की थी। संघर्ष के समय वह तत्कालीन राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटगिरी से मिले थे। मगध विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर बने। डॉक्टर धीरा मिश्र से इनकी शादी हुई। 1979 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने इन्हें क्या किया था, श्रेष्ठ निःशक्त कर्मचारी का पुरस्कार दिया था। और 1995 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा इनको पद्मश्री से अलंकृत किया गया। तो ये जो इतनी लाइन थी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 1979 में इनको जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, उन्होंने इन्हें श्रेष्ठ और निःशक्त कर्मचारी का पुरस्कार दिया। और 1995 में इन्हें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने इन्हें पद्मश्री दिया था, ठीक है। और किसको दिया था, तो भरतश्री को दिया था। इसके बाद सुधा चंद्रन की यहाँ पे कुछ बात की गई है। तो सुधा चंद्रन एक लेडी थी जिनका पैर कटा हुआ था और वो एक बहुत अच्छी नृत्यांगना और अभिनेत्री थी। अब यहाँ पे देखिए विष्णुपद मंदिर, मंगला गौरी मंदिर, ये कहाँ पर स्थित हैं, तो ये गया बिहार में स्थित हैं। गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यहीं पास में कौन सी नदी थी, तो फल्गु नदी थी। गौतम बुद्ध को बोध गया में क्या है, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी और इसी के आसपास में, ठीक है, क्या था, फल्गु नदी थी। बिहार और झारखंड का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो कौन सा है, तो पारसनाथ का पहाड़ है। और जो पारसनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कन्याकुमारी के बारे में बताया गया है। तो कन्याकुमारी क्या है, हिंद महासागर के तट पर है। और तट पर खड़े होते हैं, जब हम हिंद महासागर के तट पर खड़े होते हैं तो हमें दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। अब पानी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो हैजा, पेचिस, पीलिया आदि ये क्या हैं, पानी से होने वाली बीमारियां हैं। अब नोटों पर कौन कौन से प्रतीक छपे हुए हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 10 रुपये के नोट पे क्या है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है। 50 रुपये पे कर्नाटक में हम्पी में स्थित मंदिर में स्थित विशाल रथ जो कि गरुड़ को समर्पित मंदिर है उसका चित्र है। 20 रुपये के नोट पे एलोरा की गुफाएं छपी हुई हैं। और 100 रुपये के नोट पे कंचनजंगा नाम के पर्वत का शिखर छपा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो इस्पात कारखाने हैं वो आपके बोकारो में स्थित हैं। झालदा में बांग्ला बोली जाती है। झालदा एक जगह है, वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, बांग्ला बोली जाती है और ये पश्चिम बंगाल में है। झारखंड की कुछ जनजातियाँ भी यहाँ पे बताई गई हैं। तो उरांव, बिरहोर, मुंडा, संथाल ये बुक में दी हुई हैं कि झारखंड की जनजातियाँ हैं। और जो उरांव जनजाति है वो कुड़ुक भाषा बोलती है, मुंडा जाति मुंडारी भाषा बोलती है और संथाल जाति संथाली भाषा बोलती है। झारखंड में और भी भाषाएं बोली जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, सादरी, नागपुरी, खरोठा, ये 3 भाषाएं और बोली जाती हैं। अब बिहार की कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो देखिए बिहार में पटना, गया और नालंदा में मगही भाषा बोली जाती है। और वैशाली और मुजफ्फरपुर में बज्जिका भाषा बोली जाती है।
इसके बाद दरभंगा मधुबनी में मैथिली भाषा बोली जाती है, मुंगेर भागलपुर में अंगिका भाषा बोली जाती है और भोजपुर रोहतास में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है 4th क्लास की SCERT। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 5th। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है, सिक्किम की राजधानी क्या है, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। दार्जिलिंग में कुछ स्थल बताए गए हैं, तो दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग हमारा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, और यहाँ पे क्या है, टाइगर हिल है दार्जिलिंग के अंदर, ठीक है। दार्जिलिंग में लॉयड बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम भी है। और हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, इसे आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है वो दार्जिलिंग में है और इसकी स्थापना 1954 में माउंट एवरेस्ट की विजय की खुशी में हुई थी। अब यहाँ पे एक आदमी के बारे में बताया गया है, एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, तेंजिंग नोरगे, ठीक है। तो ये कौन थे, क्या थे, तो देखिए तेंजिंग जो नोरगे थे उनका जन्म तिब्बत में हुआ, फिर वो भारत के मूल निवासी बने। इसके बाद जब वो 20 साल की उम्र के थे तब वो कुली और गाइड के रूप में पर्वतारोहियों के साथ जाते थे। कई भाषाओं का ज्ञान था परंतु वे अशिक्षित थे, मतलब वो पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन क्योंकि वह कुली के रूप में, गाइड के रूप में बहुत सारे लोग जो आते थे उनके साथ जाते थे पर्वतारोहियों के साथ, तो उनको भाषाओं का ज्ञान हो गया था, ठीक है। इसके बाद बताया गया है कि जो 1947 में तेंजिंग नोरगे ने बोगडे नोरबू को बचाया था और उनको सिरदार कहा गया। तो एक व्यक्ति था बोगडे नोरबू, इन्होंने क्या है उसे बचाया था 1947 में, तो उस वजह से इनको सिरदार वहाँ पे कहा गया। सिरदार एक्चुअली जो कुली होते हैं उन्हीं को कहा जाता है, कुली या जो गाइड होते हैं तो उनको ये उपाधि दी गई थी। इसके बाद 1953 में तेंजिंग नोरगे और सर एडमंड हिलरी के साथ माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया था। 1953 में तेंजिंग नोरगे ने सर एडमंड हिलरी के साथ माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया था। इसके बाद देखिए सिक्किम की कुछ प्रमुख नदियां बताई गई हैं और जनजातियां। तो सिक्किम की प्रमुख नदी है तिस्ता, यहाँ की प्रमुख नदी है, और लोचा, नेपाली, भूटिया, ये यहाँ की 3 जनजातियां हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रूमटेक मॉन्टेसरी करमापा, ये बौद्ध गुरुओं का निवास है जो कि सिक्किम में स्थित है। अब मार्शल आर्ट क्या होता है, ये एक युद्ध कला है जो कि सुरक्षा के लिए प्रयोग की जाती है। गतका क्या है, ये इसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों खेलते हैं, ये खेल बताया गया है एक, ठीक है, जिसमें क्या है जो कि बैसाखी पर और जो गुरु गोविंद जयंती होती है उस पर सिख लोग खेलते हैं, ठीक है। जो हिंदू हैं, मतलब जो हिंदू सिख हैं वो भी, और मुस्लिम भी इसमें खेलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो थे आपके वर्धमान महावीर, और जो इनका मंदिर है वो जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लहुआड़ गांव में स्थित है। चटक कर बिखरने वाले बीज, अब यहाँ पे बीजों की बात की जा रही है। देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है ईवीएस की, एक भी लाइन को स्किप मत करिएगा, सारा जो समरी है वो पूरी इंपॉर्टेंट है, हर किसी लाइन में कुछ ना कुछ नई बातें हैं, ठीक है। तो एक भी लाइन मिस मत करिएगा, इसके PDF को एक और बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए बीजों के बारे में क्या बात बताई गई है। जो चटक कर बिखरने वाले बीज हैं वो किसके होते हैं, तो वो हर श्रृंगार और गुल मेहंदी के होते हैं, ठीक है। इसके बाद हवा में उड़ने वाले बीज कपास के होते हैं। पानी में तैरकर बिखरने वाले बीज कमल और कुमुदनी के होते हैं। पक्षियों द्वारा बिखरने वाले बीज लसोड़ा के बीज होते हैं, ठीक है। पक्षियों द्वारा मतलब ऐसे कि उनकी चोंच में लग जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से पक्ष। और उसके बाद है जानवरों के साथ चिपकने वाले बीज, वो हैं गोखरू के बीज, तो जानवरों की जो बाल होते हैं उनमें चिपक जाते हैं। पीपल, बरगद और अमरूद के बीज पक्षी खा लेते हैं और मल के साथ निकल जाते हैं, मतलब ये जो पीपल, बरगद, अमरूद के बीज होते हैं पचते नहीं हैं, और जहाँ पर भी पक्षी मल करते हैं उसके साथ ये निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट बताया गया है कि जो धान के बीज हैं वर्षा के मौसम में बोए जाते हैं। तो धान क्या है, धान की जो बीज हैं वो आपके वर्षा के मौसम में बोए जाते हैं, क्योंकि धान को क्या है ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है। अब जो खरीफ की फसल है वो क्या है आपकी पानी की आवश्यकता उससे अधिक होती है, और ये जून से अक्टूबर नवंबर तक क्या है बोई जाती है। और रबी की फसल आपकी अक्टूबर नवंबर से फरवरी मार्च तक की जाती है। उसके बाद देखिए जायद की फसल आपकी गर्मी में की जाती है, रबी की फसल सर्दी में की जाती है, और खरीफ की फसल बरसात में की जाती है। अब यहाँ पे कुछ खान पान के बारे में बताया गया है। तो देखिए गुजरात का फेमस क्या है, खाखरा और दाल। पाव भाजी मुंबई की। इडली डोसा साउथ इंडिया का। मछली चावल बंगाल का, ठीक है।
अब ये इम्पॉर्टेंट है, इस बुक में बात की गई है नालंदा विश्वविद्यालय की और इसकी काफ़ी सारी विशेषताओं के बारे में और नई नई चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, ये संसार का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय रहा है। इसकी स्थापना पाँचवीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमार गुप्त ने करवाई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ पर पढ़े थे और इन्होंने यहाँ पे पढ़ाया भी था। आपने चीनी यात्री ह्वेनसांग के बारे में काफ़ी बार सुना भी होगा। 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक ये इसका उत्कर्ष काल था, लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में इसका अंत हो गया। और अंत किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। यहाँ एक इसमें बताई गई है अब इसकी विशेषताएं कुछ, कि यहाँ 8 अलग अलग प्रांगण हैं और 10 यहाँ पर मंदिर हैं, ठीक है। और पुस्तकालय क्षेत्र है यहाँ पे, और उस पुस्तकालय क्षेत्र को धर्मगंज बोला जाता है, जो क्या है 9वीं मंजिल पर स्थित है। अब ये जो पुस्तकालय क्षेत्र है, इसके अंदर 3 पुस्तकालय हैं। कौन कौन से? रत्नदधि, रत्नरंजक और रत्नसागर, ठीक है। तो जो पुस्तकालय क्षेत्र है उसके अंदर 3 पुस्तकालय हैं, रत्नदधि, रत्नरंजक और रत्नसागर, और इस पूरे पुस्तकालय क्षेत्र को धर्मगंज बोला जाता है और ये 9वीं मंजिल पर स्थित है। अब देखिए, इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए क्या है? प्रवेश द्वार पर, ये पहले की बात बताई जा रही है, तो 4 पंडित हुआ करते थे जो कि प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। अब जो ये खराब मतलब कि इसका तोड़ दिया गया था ये बख्तियार खिलजी द्वारा, तो इसका जो पुनर्जीवित का काम है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अमर्त्य सेन के मार्गदर्शन से शुरू किया गया। इसके बाद यहाँ पे बताई गई है मगध की राजधानी क्या है? तो गिरिव्रज, राजगीर या पाटलिपुत्र, पटना, ठीक है, ये बताई गई है। इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका भागलपुर में स्थित है। बोध गया क्या है? तो यहाँ पे आपके जो महात्मा बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और पास में ही क्या थी? फल्गु नदी थी। वैशाली क्या है? तो महावीर वर्धमान, महावीर की जन्मस्थली व बिहार के सूफी संतों का केंद्र भी यही है, ठीक है। मोतिहारी के बारे में बताया गया है। मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। बिहार के प्रसिद्ध स्मारक कौन कौन से हैं? तो अशोक स्तंभ, वैशाली का स्तूप, पटना संग्रहालय, पटना का गोलघर, औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर। और क्या फेमस है? पावापुरी का जल मंदिर आदि बिहार के प्रमुख प्रसिद्ध स्मारक हैं। अब मलेरिया के बारे में बताया गया है, तो ये मादा एनीफ्लीज मच्छर से फैलता है मलेरिया। रोनाल्ड रोस ने इसके बारे में सबसे पहली बार बताया था मलेरिया मच्छर से फैलता है। इनको 1902 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था रोनाल्ड रोस को, और इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में हुआ था। इसके बाद जो कुनैन की पत्तियां होती हैं और सिनकोना की छाल होती है, इससे भी मलेरिया का इलाज किया जाता है। अब बिहार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल से लगती है, और बिहार के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है पश्चिमी चंपारण जिले में जो स्थित है, उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, और ये बाघ संरक्षण के लिए बना हुआ है। बिहार के बेगूसराय जिले में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य है। अब बिश्नोई समाज के गुरु कौन थे? तो जम्भाजी थे, और बिश्नोई का अर्थ होता है 29, ठीक है। और यहीं पे जो खेजड़ी वृक्ष है इसके बारे में भी बताया गया था, खेजड़ी वृक्ष इन्हीं से संबंधित है। विश्व विकलांगता दिवस आपका 3 दिसंबर को बनाया जाता है। 18 अगस्त 2008 को बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। अब यहाँ पे एक धरहरा की परंपरा के बारे में बताया गया है। तो धरहरा की परंपरा क्या है? भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड में बसे छोटे गांव में बेटियों के जन्म पर पर्यावरण संरक्षण का अवसर मानकर कम से कम 10 पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये जो धरहरा की परंपरा है, भागलपुर जिले में जो नवगछिया प्रखंड है वहाँ पे एक छोटे से गांव में जब बेटियों का जन्म होता है तो वहाँ ये प्रथा है कि हमको 10 से कम से कम 10 पेड़ लगाने हैं। और पर्यावरण दिवस आपका कब होता है? 5 जून को होता है। तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है 3rd, 4th, 5th तीनों क्लास की SC, ERT, EVS। और इसको एक और बार आप अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, पूरी की पूरी आपकी EVS यहाँ से तैयार हो जाएगी। एक भी लाइन को मत स्किप कीजिएगा, सारी की सारी लाइन्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स।